Good morning and welcome to HDGIC Groups। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में हिंदी का 4th चैप्टर अशोक के फूल। इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो सबसे पहले हम लोग इनके जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो ये एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, आलोचक थे और इनका जन्म बलिया ज़िले में, जो कि यूपी में है, वहाँ पर एक दुबे का छपरा नामक गांव था, उसी में इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ और संस्कृत का और ज्योतिष विद्या का ज्ञान इनको अपने पिता से मिला और इनके पिता का नाम था अनमोल दुबे। वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 से वर्ष 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। फिर वर्ष 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और ये 10 सालों तक शांति निकेतन में ही रहे और वहाँ पर इन्होंने हिंदी भवन में निदेशक के रूप में काम किया। विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास यहीं हुआ और यहाँ इन्होंने खुद अपना स्वाध्याय किया और यहीं से जो हिंदी साहित्य में इनका योगदान बनने लगा। वर्ष 1960 से वर्ष 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और ये 6 साल तक पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में जो है उसमें हिंदी डिपार्टमेंट में ये अध्यक्ष बने रहे। वर्ष 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने वर्ष 1979 में रोगशैया पर ही चिर निद्रा ली और 1979 में इनका निधन हो गया और इनको पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई। अब हम आते हैं इनकी साहित्यिक सेवाओं पर। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। तो इन्होंने बहुत सारी अपनी सेवाएं दी हैं, साहित्यिक सेवाएं हिंदी साहित्य में। पहला है निबंधकार के रूप में। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहां साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियां, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। तो जो द्विवेदी जी थे उन्होंने निबंध लिखे और उस निबंध में उस साहित्य और संस्कृति की जो अखंड धारा थी वो प्रवाहित हो रही थी और उन जो भी प्रतिदिन की क्रियाएं होती हैं, दैनिक क्रियाएं होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उन सब का भी चित्रण हमको इनके निबंध में देखने को मिलता है। दूसरा है आलोचक के रूप में। आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। तो द्विवेदी जी एक निबंधकार भी थे और एक आलोचक भी थे। तो आलोचक के रूप में इनका जो स्थान है हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी जितनी भी कृतियां हैं, जितनी रचनाएं हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विद्वता देखने को मिलती है और ये दिखता है कि उन्होंने पूरा अध्ययन किया हुआ है। वो अध्ययनशीलता इनके
रचनाओं में स्पष्ट रूप से मिलती है। और इनकी एक कृति है सूर मतलब जिसकी इन्होंने आलोचना की है तो वो है सूर साहित्य। तीसरा है उपन्यासकार के रूप में। द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। ये हैं जिन उपन्यासों की रचना द्विवेदी जी द्वारा की गई है उसका नाम है, पहला नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा है चारुचंद्र लेख, तीसरा है पुनर्नवा और चौथा है अनाम दास का ओथा। तो ये सारे उपन्यास द्विवेदी जी ने लिखे हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं और उनकी जो सोचने की शक्ति थी बहुत ज़्यादा गंभीर थी और वही उनके उपन्यास के रूप में हमको देखने को मिलती है। फोर्थ है इसमें ललित निबंधकार के रूप में। द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किए हैं। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी हैं। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। तो जो ललित निबंध के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया है और हिंदी में जितने भी ललित निबंध हैं उनको व्यवस्थित रूप इनके द्वारा प्रदान किया गया है और इसीलिए इनको ललित निबंध के क्षेत्र में युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। अब आती हैं इनकी कृतियाँ यानी कि रचनाएं। जो द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नवत हैं। पहला है निबंध संग्रह। इनके जो निबंध हैं वो हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। दूसरा है इनकी आलोचना साहित्य, सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। ये सब इनकी आलोचनात्मक साहित्य रचनाएं हैं। तीसरा है इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। चौथा है उपन्यास। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का ओथा। ये चारों उपन्यास इन्होंने लिखे हैं और इन्होंने संपादन भी किया है। तो किन कृतियों का इन्होंने संपादन किया है? नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। अनुदित रचनाएं, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। ये सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। अब हम आते हैं कि किस भाषा शैली का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचनाओं में किया है। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठ यानी कि इनकी जितनी भी शैली है, जितनी भी कृतियाँ हैं उसमें संस्कृत शब्दों का उपयोग किया गया है। इनकी भाषा बहुत ही ज़्यादा सरल और साहित्यिक है। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेज़ी, उर्दू तथा फारसी भाषा के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है और संस्कृत के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का, उर्दू और फारसी की भाषा की जितने भी प्रचलित शब्द हैं उनका प्रयोग अपनी कृतियों में किया है। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग प्रायः कम हुआ है और जो मुहावरे हैं उन्होंने कम प्रयोग किए हैं अपनी रचनाओं में। इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परमार्जित खड़ी बोली है। उनकी गद्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर है। इन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है और इतनी सारी जितनी शैलियाँ को मैंने अभी बताया वो सब इन्होंने अपनी रचनाओं और कृतियों में प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान,
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। वस्तुतः वे एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में उनका विशिष्ट स्थान है। और हिंदी साहित्य में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो कृतियां हैं उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो एक श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। उन्होंने आलोचनाएं भी लिखी और उपन्यास भी लिखे। तो इस तरह से वो आधुनिक युग के महान साहित्यकार के रूप में निखर के सामने आए। अब हम आते हैं, इन्होंने जो पाठ लिखा है अशोक के फूल, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अशोक के फूल की जो महिमा है और अशोक के वृक्ष की जो महिमा है वो उन्होंने इस पाठ में बताई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय परंपरा में अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, श्वेत एवं लाल पुष्प। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी हैं। 2 तरह के पुष्प बताए हैं इन्होंने। अशोक के 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक होता है श्वेत और दूसरा होता है लाल। तो श्वेत जो पुष्प होता है वो तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है और लाल पुष्प स्मृति वर्धक माना जाता है। द्विवेदी जी का मानना है कि मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकार में दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। यही कारण है कि सामंती व्यवस्था के ढह जाने के साथ साथ अशोक के वृक्ष की महिमा एवं गरिमा दोनों नष्ट होने लगी। इससे अशोक के वृक्ष का सामाजिक महत्व भी कम होने लगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होने लगी, उसी तरह जो अशोक के फूल की या अशोक के वृक्ष की जो महिमा है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी और इसी वजह से अशोक के वृक्ष का सामाजिक महत्व भी कम होने लगा। और इसमें लेखक ने ये भी बताया है कि अशोक के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। वास्तव में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। इसी से मदनोत्सव कहते थे। लेखक का मानना है कि अशोक के स्तवकों में वो मादकता आज भी है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। तो इसमें अशोक के वृक्ष की महिमा और अशोक के फूल जो होते हैं उसकी महिमा बताई गई है कि उसमें देवता वास करते हैं। और लेखक का ये भी मानना है कि दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें क्या है, मिलावट है। उस सब में मिलावट भरी हुई है। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई भी वस्तु पूर्णतः शुद्ध नहीं है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज़ विशुद्ध है और वो है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। वो गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। और अशोक के फूल की मौज के बारे में भी बताया है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि अशोक का वृक्ष आज भी अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है जैसे कि वो 2000 वर्ष पहले था। वो उसी मस्ती में हंस रहा है, वो उसी मस्ती में झूम रहा है। इससे सभी को रस यानी आनंद लेने की शिक्षा लेनी चाहिए और कभी भी अपने जीवन में निराशा या उदास नहीं होना चाहिए। और जो लोग उदास रहते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। अब हम पढ़ते हैं लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ को। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। तो इस गद्यांश में लेखक यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं
कि जो अशोक के फूलों का संबंध है वो उन्होंने अपनी मना स्थिति यानी कि अपने जो मन की स्थिति है, अपनी जो सोच है, उससे स्पष्ट कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि जब भी वो पुष्पित अशोक यानी कि अशोक के खिले हुए फूलों को देखते हैं तो वो उदास हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है। और लेखक ये कहते हैं कि जो उनकी उदासी का कारण है वो ये नहीं है, वो इसलिए उदास नहीं है कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं और उनकी सुंदरता में कोई ईर्ष्या हो रही हो। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया अपने जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जो मेरे अंदर उदासी है वो उदासी का कारण ये नहीं है कि वो ईर्ष्या कर रहे हैं अशोक के पुष्प को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, और न ही उनको ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई भी कमी है। और वो ये भी नहीं चाहते कि उनको कोई कमी बताकर या अशोक के पुष्प में कोई कमी बताकर वो उसे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो जो अशोक के फूल हैं उसको सुंदर और सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहे हैं, क्योंकि इस संसार में बहुत ही सुंदर वस्तु होती हैं जिनको कि हम या कोई भी भाग्यवान लोग कम समय में प्राप्त कर पाते हैं। उससे उनको आनंद की प्राप्ति होती है और लेकिन कई लोग उससे ईर्ष्या भी करते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। हालांकि जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी मानसिकता और ऐसी सोच कुछ लोगों की होती है, और वो ये सब कह रहे हैं, एक व्यंग कर रहे हैं द्विवेदी जी कि ऐसे लोग बहुत दूर तक देखने वाली गहन दृष्टि रखते हैं, वे बहुत आगे तक विचार कर लेते हैं और वो सामने वाले व्यक्ति के जीवन के अंतिम मुहूर्त का यानी कि लास्ट जो भी मुहूर्त है उसका हिसाब लगा लेते हैं। फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। और लेखक ये बताते हैं कि अशोक के प्रति उनकी बहुत अधिक गहन दृष्टि या अंतर्दृष्टि नहीं है, इसके बावजूद भी लेखक जब अशोक के फूलों को देखते हैं तो उनका मन उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। तो लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि इसके पीछे यानी कि उनका जो मन उदास है उसका कारण या उसका असली कारण, उसका वास्तविक कारण तो सिर्फ परमात्मा यानी कि ईश्वर ही जानते होंगे, और लेखक बस क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा अनुमान ही लगा सकते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि साहित्यिक सौंदर्य इसका क्या है कि भाषा जो लेखक ने प्रयोग की है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा सरल है, सहज है और खड़ी बोली है। इसमें की जो शैली है वो वर्णनात्मक है और उन्होंने व्यंग भी किया है, तो ये व्यंग्यात्मक भी हो जाती है। और इन्होंने इसमें ये इनका उद्देश्य है कि लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर, कि मतलब उन्होंने ये बताया है कि जो अन्य लोग हैं वो बहुत दूर तक देख सकते हैं लेकिन लेखक बहुत दूर तक नहीं देख सकते, और अपने हृदय की, अपने मन की उदारता के बारे में परिचय दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।